नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएस 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात 10 बजे के बुलेटिन 10 बजे रात पूरे दिन की बात, इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरें। हेडलाइंस के बाद शुरू करते खबरों का सिलसिला। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि इंदौर शहर नहीं बल्कि एक दौर है जो विरासत को समेटे हुए। साथ ही इंदौर को पीएम मोदी ने स्वाद की राजधानी भी बताया। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने पीएम नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे। प्रधानमंत्री को सामने देखकर प्रवासी भारतीयों ने खुशी से मोदी मोदी के नारे लगाए। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का लंच भी आकर्षण का केंद्र रहा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर नहीं बल्कि एक दौर है जो विरासत को समेटे हुए है। उन्होंने इंदौर को स्वाद की राजधानी बताया। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए वन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। वहीं इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आजादी के अमृत काल में मुझे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अमृत वर्षा हो रही है। इंदौर ने अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पर कमलनाथ ने निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा है कि 18 साल में क्या निवेश आया, इसके आंकड़े सबके सामने हैं। ये आंकड़े भारत सरकार ने दिए हैं। विधानसभा में जवाब मिला है। सम्मेलन करने से विश्वास नहीं बनता। इन्वेस्टर समिट के नाम पर इवेंट होता है। निवेश तब आएगा जब इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश पर विश्वास होगा। 18 साल में क्या निवेश आया मध्य प्रदेश में, ये आंकड़े सब जानते हैं। तो इन्वेस्टर्स आए, निवेश आए, इसका मैं स्वागत करता हूँ। पर एक विश्वास जब तक उनमें ना हुए, सम्मेलन करने से विश्वास केवल नहीं बनता। समिट तो इवेंट होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में की पहचान में केवल भ्रष्टाचार है, ऐसे नीति है जिसका क्रियान्वयन नहीं होता। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 64 देशों के 2800 से ज्यादा प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी और 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करेंगी। राजधानी भोपाल में 21 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिन से करणी सेना का अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। करणी सेना के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे 2 कार्यकर्ता की तबीयत बिगड़ गई। राजधानी भोपाल में बीते 48 घंटों से जारी करणी सेना का आंदोलन अब सड़कों पर आ गया है। एमपी नगर स्थित ज्योति टॉकीज चौराहे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे करणी सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। आमरण अनशन के रूप में ही हम इसको पूरा करेंगे, या तो सरकार बातें मानेगी या हम प्राण त्यागेंगे, तो इसलिए हमको यहाँ रोक दिया। करणी सेना के आंदोलन पर अब पुलिस ने एक्शन की तैयारी पूरी कर ली है। जो मन में आए करेंगे, ये नहीं चलेगा। कानून का राज्य है, इनको भी बताया गया है। करणी सेना के आंदोलन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। करणी सेना की बात पूरी तरह सुनी जाए और उन्होंने जो मांगे रखी हैं उसमें से जो मांगे हो सकती हैं ये सरकार बैठ के सुने। सरकार का हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं संवाद के लिए। तो अब लगातार संवाद में 2-3 चरणों में हमारी बातचीत हो गई है, लेकिन विधि सम्मत और संवैधानिक व्यवस्था में ही मांगों पर विचार किया जा सकता है। अब तो ये आने वाले दिन में ही पता चलेगा कि करणी सेना की मांगों पर सरकार क्या कुछ फैसला लेती है और करणी सेना का आंदोलन कब तक खत्म होता है। खबर दमोह से, जहां पर धर्मांतरण का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब बेरहमी से गौवध को लेकर सियासत उबाल पर है। बीजेपी इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार खुद ही गायों को मरवा रही है। पहले धर्मांतरण की कालिख, अब गौवध का आरोप।
कब चलेगा न्याय का डंडा? दमोह में आखिर ये कैसी अंधेर गर्दी मची? 14 नवंबर को ईसाई मिशनरी के छात्रावासों में धर्मांतरण के पर्दाफाश के बाद लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट कर एक और खुलासा किया। प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट में धर्मांतरण के आरोपी अजय लाल को मिशनरी माफिया करार दिया। उन्होंने बताया कि अजय लाल के फार्म हाउस पर मृत गायों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गायों की मौत बेरहमी से पीटने की वजह से हुई। इस खुलासे के बाद बीजेपी कह रही है कि मध्य प्रदेश में किसी कीमत पर आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले ही बहुत संकल्प स्पष्ट तौर पर अभिव्यक्त किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा और न ही धर्मांतरण करने वाली किसी भी ताकत को सहन किया जाएगा, षड्यंत्र को सहन किया जाएगा। बताया के लट्ठों से गाय को मारा गया। वहाँ जब पहुँचे हम लोग तो वहाँ जलाल के आदमियों के द्वारा वहाँ से गायों को छुपाया जा रहा था। एसपी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, इस संबंध में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं हम लोग। इनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए जलाल और जलाल के लोग। इधर कांग्रेस का आरोप है कि सरकार और संघ के लोग गायों को मरवा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि गौशाला की संचालिका संघ से जुड़ी, लेकिन एफआईआर के बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर रही। सरकार और संघ के लोग खुद गायों को मरवा रहे हैं, उनकी चर्बी बिकवा रहे हैं, जबकि वो गौशाला की संचालिका संघ से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस के दबाव में एफआईआर हुई और आज तक उस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। तो ये धर्म के ठेकेदार अक्ल का ठेका भी लिए हुए हैं और पूरी जनता को अंधा समझ रहे हैं, जबकि अंधे खुद हैं। बहरहाल धर्मांतरण और गायों पर राजनीति, वार पलटवार ये नई बात नहीं, लेकिन गौवंश के साथ ऐसी बेरहमी पर मिशनरी संस्थाएं चुप क्यों हैं? क्या वाकई मध्य प्रदेश में मिशनरी माफिया का वजूद है जो लगातार आस्था पर चोट कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ में शनिवार को अमित शाह ने बीजेपी के चुनावी शंखनाद कर दिया। उसके बाद दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ताबड़तोड़ बैठकें करने। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि विधायक कम होंगे तो भी बीजेपी सरकार बनाएगी। अब सवाल है कि क्या बीजेपी को बहुमत का भरोसा नहीं, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस सेंधमारी की चुनौती से कैसे निपटेगी? मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 23 में फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनानी पड़ेगी। कि जो लूट खसोट कांग्रेस ने करी है ना, हमारी सरकार इसका पाई पाई का हिसाब भूपेश बघेल से मांगेगी। 265 का नारा यूपी में दिया था, आप लोगों ने मजाक बनाई। चुनाव आते आते मैंने 300 के पार का, केशव मौर्य जी ने 300 पार का और 325 लेकर के सरकार बनाई है। इसलिए आप आगामी चुनाव तक थोड़ा सा शांति से इंतजार। बीजेपी के रणनीतिकारों के इस बयान से साफ है कि पार्टी छत्तीसगढ़ में वापसी के लिए कमर कस चुकी है। पर सवाल ये कि 15 साल में महज 15 सीटों पर सिमटी बीजेपी के पास सत्ता में वापसी का प्लान क्या है? इस पर प्रदेश प्रभारी का जवाब भी सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब 2-4 बात की कमी होती है तो हमारे पास आना चाहिए, मना करेंगे क्या? उन्होंने नहीं किया क्या? कितनी बार हराए लगाई और कितने सरकारें भंग की, वो याद भूल गए आप 70 साल? आप लोकतंत्र का अच्छा उदाहरण पेश करें ना। अच्छे उदाहरण पेश कर रहे हैं। बीजेपी की इस जोड़ तोड़ वाली रणनीति पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का खरीद फरोख्त सफल नहीं होगा। बयान पर गिरता देख बीजेपी भी बचाव की मुद्रा में आ गई। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जादू की छड़ी होगी कि 14 सीट आने वाले, अगर 10 सीट भी आ जाएंगे तो किस तरह सरकार बनाएंगे, उससे पूछना पड़ेगा। कहाँ खरीदी बिक्री करने वाले हो, किसकी खरीदी बिक्री करने वाले हो। बिना बहुमत का भी सरकार बना सकते हैं। इनके पास वो जीन है, जीन पैदा करते हैं, जिम्मेदार पद पे हैं। थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। आप भ्रष्टाचार और खरीद फरोख्त की तरफ आपका इशारा है, छत्तीसगढ़ में सफल नहीं होगा। बहुत बार काल्पनिक प्रश्न होते हैं और काल्पनिक प्रश्नों का जवाब भी काल्पनिक होता है, और इसलिए मंत्री जी क्यों घबराए हुए हैं?
क्या उनको अभी से डर सता रहा है कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे? सियासत में संकेतों की भाषा बड़े मायने रखती है। अमित शाह ने अपने दौरे में राम और करप्शन पर बयान देकर बीजेपी का एजेंडा लगभग तय कर दिया। उससे एक कदम आगे चुनावी नतीजों के बाद की रणनीति पर ओम माथुर ने संकेत दिया है। देखना ये है कि इस रणनीति से निपटने कांग्रेस की काट क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर सरकारी अफसरों को चेताया है। कमलनाथ ने कहा कि 8 महीने बाद चलेगी हमारी चक्की। वहीं कमलनाथ ने के इस बयान पर मंत्री अरविंद भदौरिया ने पलटवार किया है। पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अफसरों पर जमकर बरसे। कमलनाथ ने मंच से कहा कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी सुन ले, हमारा भी समय आएगा। सिर्फ 8 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, सबका हिसाब लेंगे। कमलनाथ ने यह भी कहा कि हमारी चक्की बारीक पीसती है। अगले 7-8 महीने में आपको भी आक्रामक होना है और कहिए होगा शासकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को, हम भी हिसाब लेंगे आपका। हमारी भी चक्की चलेगी, बिल्कुल चलेगी और बहुत बारीक पीसेगी। कांग्रेस के पंचायती राज सम्मेलन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसी कांग्रेस की बैठकों से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। 2023 में बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। कमलनाथ क्या हुआ कि बगैर पानी के जैसे मछली तड़पती है, वैसे ही बगैर सत्ता के माननीय कमलनाथ जी तड़प रहे हैं। स्वयं के लोगों को संभाल नहीं पाए, इसलिए कमलनाथ जी इस प्रकार के नाटक नौटंकी लगातार करते रहेंगे। चुनाव अब तो ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कांग्रेस और बीजेपी के दावों में कितना दम है। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। अभी आरक्षण, धर्मांतरण और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बयानबाजी हो रही थी। मुद्दों की इन लिस्ट में अब टमाटर की एंट्री भी हो गई। छत्तीसगढ़ में ठंड के सीजन में टमाटर की बम्पर पैदावार होती है। हर साल यहाँ टमाटर इतने सस्ते हो जाते हैं कि किसानों को अक्सर अपनी उपज सड़कों पर फेंकनी पड़ती है। इस साल भी यही नौबत बनी। किसान भारी नुकसान में है। एक तरफ किसान परेशान है तो वहीं इस पर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र से मांग कर रही है कि टमाटर के लिए कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक कोल्ड चेन को मजबूत करें। नोटबंदी के कार्यक्रम के बाद से ये जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया है। टमाटर बाहर जाना बंद हो गया है, इसलिए किसानों को समय पर कीमत नहीं मिल पाती। नरेंद्र सिंह तोमर जी से आग्रह किया है कि टमाटर के कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक कोल्ड चेन को मजबूत करना इस देश के किसानों के लिए आवश्यक है। इधर बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है कि ऐसी नौबत बनी क्यों, किसानों को टमाटर फेंकने पर मजबूर क्यों होना पड़ा है। भूपेश बघेल जी ने राहुल को गलत जानकारी दिया कि मैंने हर जिले के अंदर में फूड पार्क बना दिया, अपना टमाटर ले जाओ और बेच दो। तो कहाँ है जिले में फूड पार्क? क्यों आज स्थिति आ रही है किसानों को फेंकने की? इसका जवाब दे भूपेश बघेल जी है। दोनों पार्टियों के जिम्मेदार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। साफ है कि समाधान के लिए विकल्प किसी के पास नहीं। कांग्रेस के विधायक कांतिलाल भूरिया ने सोमवार को पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में मजाकिया अंदाज में भाषण दिया। उनके भाषण पर जमकर ठाके भी लगे। दरअसल कांतिलाल भूरिया ने कहा, हमारी दुधारू गाय वाली अच्छी भली सरकार चल रही थी, लेकिन बीजेपी वाले चुपके से खूंटा खोलकर ही हमारी गाय चुरा ले गए। भूरिया के इस बयान पर कमलनाथ, गोविंद सिंह, जेपी अग्रवाल समेत तमाम नेता हंस हंस कर लोटपोट हो गए। कांतिलाल भूरिया ने आगे कहा कि हमारे 25 निकम्मे और लालची विधायकों को बीजेपी वाले खरीद कर ले गए और शिवराज सिंह चौहान पीछे के दरवाजे से मुख्यमंत्री बन गए। कांतिलाल भूरिया को जब भाषण खत्म करने के लिए पर्ची दी गई, तब कुछ देर के लिए भूरिया भड़क भी गए। और बिकाऊ लोग थे, वो बिकाऊ लोग हमारी अच्छी भली सरकार, जिसे कहते हैं दुधारू गाय, रोज दूध देती थी, वो हमारी गाय खुट्टे से तोड़ ले गया और हमारी अच्छी भली सरकार गिर गई और शिवराज पीछे के दरवाजे से आके बैठ गया। मध्य प्रदेश सरकार स्टेट वाटर पॉलिसी तैयार कर रही है। महाराष्ट्र की तर्ज पर मसौदा बनाया जा रहा है, जो कि 2 महीने के भीतर तैयार हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस पर पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा। पॉलिसी में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिए ग्रामवार पानी का बजट सिस्टम बनेगा। उद्योगों के लिए नगरीय निकायों से ट्रीटेड वाटर खरीदने पर सरकारी रियायत मिल सकती है। प्रदेश में घरेलू उपयोग के जल
औद्योगिक इस्तेमाल के पानी की कीमत या टैरिफ तय करने के लिए एक स्वतंत्र अथॉरिटी बनाई जा सकती है। इधर पानी के बचाव पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा है कि इतने सालों बाद वाटर पॉलिसी की याद आ रही। उसमें काफी व्यापक विचार विमर्श हो गया और मुझे लगता है कि हम 1-1.5 महीने में मध्य प्रदेश की जल नीति, जिसमें सारे एस्पेक्ट शामिल होंगे, एक बेहतर जल नीति बनाने का प्रयोग मध्य प्रदेश कर रहा है। शिवराज सिंह जी की सरकार 18 वर्ष से है और 18 वर्षों में इनको जल की याद कभी ना आई। अगर जल की याद आई होती तो आज महाराष्ट्र की तर्ज पर जल नीति बनाने की बात कर रहे हैं। और बात नीतियों की अगर हो जाए, बात घोषणाओं की अगर हो जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी 25,000 से अधिक घोषणाएं अभी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। कांग्रेस का काम तो आरोप लगाने का है। यथार्थ के धरातल पर देखें तो कांग्रेस को तो मध्य प्रदेश का 19.76% का विकास नजर नहीं आएगा। आज मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में चला, वो कांग्रेस को नजर नहीं आएगा। तो कांग्रेस की दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों बाधित है, उसका इलाज जनता करती है। तो रात 10 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए लॉकअप मेरे सहयोगी अविनाश के साथ। नमस्कार।